Very good morning students. Today we are going to discuss about the direction of the foreign trade. Direction means हमारी कंट्री या कोई भी कंट्री और दूसरी किन कंट्रीज से अपना फॉरेन ट्रेड या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है, उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड में। तो अगर हम इंडिपेंडेंस टाइम की बात करें तो हमारी जो कंट्रीज़ थी या 51 के पहले की बात करें तो यूके, यूएसए एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ थी जहाँ पे हमारा फॉरेन ट्रेड होता था। अब बात करेंगे हम प्रेजेंटली। तो प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो जो हमारी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं आज के टाइम पे, तो यूएई, चाइना, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, जापान एंड एक्सेट्रा। मीन्स हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है। और जो मेजर अगर हम बात करें पहले नंबर पे है वो हमारा क्या है, यूएई है। तो इसको ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि करंट में, प्रेजेंट टाइम में जो हमारा लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएई है। 1 मार्क में आराम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करेंगे हम कि एक्सपोर्ट शेयर की, तो कहाँ पे कितना हम एक्सपोर्ट शेयर करते थे। तो अगर हम बात करेंगे इंडिया का जो एक्सपोर्ट शेयर था वो यूएसए में 15.3% था, यूएई में 11.3% था और चाइना में 3.7% था। अदर कंट्रीज़ में आपका जो परसेंटेज था वो 69% था। अब बात करेंगे हम इंपोर्ट की कि इंडिया में किन किन कंट्रीज से इंपोर्ट कितने परसेंट होता था। तो इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो चाइना में 15.9% और यूएसए में 5.8% और सऊदी अरेबिया में 5.2%। और अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो 68.6% इम्पोर्ट हम किया करते थे। तो ये हमारा शेयर हो गया। अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा, अगर कंट्रीज़ में अगर हम पूरी और देखें तो चाइना है सक्सीड मच मोर देन इंडिया। मतलब टोटल तरीके से अगर हम देखें कि चाइना पूरी तरीके से ज़्यादा सक्सेस है इंडिया से इंटरनेशनल ट्रेड करने में। मतलब सबसे ज़्यादा अगर जो टेक्नोलॉजी है, जो भी हम टेक्नोलॉजी की चीज़ें यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा हम चाइना से परचेज़ करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं। तो चाइना ने ओवरऑल इंडिया के मार्केट में काफ़ी अच्छा कवर अप कर चुका है। और सरप्लस कमाने में, सरप्लस अर्न करने में बहुत ही ज़्यादा आगे है, इंडिया से बहुत ही ज़्यादा आगे है और कंट्रीज से भी बहुत आगे है। अब हम बात करेंगे 1991 ईयर ऑफ डिवाइड। आपने लास्ट फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये आपका है ईयर ऑफ डिवाइड। मीन्स 1991 को ईयर ऑफ डिवाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि 1991 के पहले जो हमारी स्ट्रेटजीज थी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो टिल 1990 वी आर रियलिंग ऑन द डिफरेंट ट्रेड स्ट्रेटजीज। हमारी जो स्ट्रेटजी थी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। कैसी डिफरेंट थी, वी आर रियलिंग ऑन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजीज मतलब कि हमें कुछ इंपोर्ट ना करना पड़े, या फिर हम जिन चीज़ों का हम इंपोर्ट कर रहे हैं उन इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक है ना। तो हम ऐसी स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं जिसमें हमें ना तो चीज़ों का इंपोर्ट करना पड़े ना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़े। हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे थे। जो हमारी स्ट्रेटजीज थी 91 के पहले वो ये थी कि सिर्फ और सिर्फ हमें सेल्फ रिलायंस जिसे बोलते हैं, आत्मनिर्भर, कि ना किसी से लेना पड़े और ना किसी से हमें फॉरेन मतलब किसी को देना पड़े, हम उस पर डिपेंड फोकस कर रहे थे। और 91 के बाद ये स्ट्रेटजीज़ क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, चेंज हो गई। तो वहाँ से हमारी इंडस्ट्री सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो ये आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज़ की। तो इसको दूसरा जो अदर नेम होता है वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजीज़। मीन्स जो इनवर्ड लुकिंग की, जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि इनवर्ड लुकिंग होता क्या है, या सेल्फ रिलायंस जिसे हम बोलें या आत्मनिर्भर बोलें, कि वो एक्चुअली में है क्या। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम सिर्फ और सिर्फ हम उन चीज़ों का सॉरी हम उन चीज़ों का उन चीज़ों को प्रोडक्शन करेंगे ज़्यादा जिन चीज़ों को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उनके सब्स्टिट्यूशन को हम प्रोड्यूस करेंगे। नॉर्मल सी बात है। मतलब ये पॉलिसी जो रेफ़र करती है वो ऐसी पॉलिसी से रेफ़र कर रही थी कि जिन चीज़ों का हम इंपोर्ट करते हैं उन चीज़ों का सब्स्टिट्यूशन गुड बनाना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में, मतलब हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ में उसका, या डोमेस्टिक प्रोडक्शन में सब्स्टिट्यूशन गुड्स का प्रोडक्शन होना, नॉर्मली आप ये कह सकते हो। तो ये चीज़ थी हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। ठीक है ना, कि इनवर्ड लुकिंग में मींस सब्स्टिट्यूशन गुड्स को प्रिपेयर करना हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम
इसके फर्स्ट पॉइंट के लिए। इसके नॉर्मल से 4 पॉइंट है, हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इम्प्लीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर इकोनॉमी हैज़ बीन इम्पोर्टिंग फ्रॉम द रेस्ट वर्ल्ड। This is the strategy to save foreign exchange by the restricting the volume of import। मीन्स यहाँ पे ये इम्प्ली कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी को क्या करना था, मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि हम जो दूसरी कंट्री से जो चीज़ें हम मंगाते थे उन गुड्स का सब्स्टिट्यूट बनाना, उन गुड्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना था इसके अंदर। और जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था उसको सेव करना था, ठीक है ना। तो जो कैसे सेव कर सकते थे, जो वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट है उसको हम करते कम, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारा सेव होता है। जैसे भाई जो चीज़ हम बाहर से मंगा रहे हैं उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम यहीं पे करने लगे, या उस गुड्स का सब्स्टिट्यूट हम यहीं बनाने लगे, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज ऑब्वियसली सी बात है कि सेव होगा ही होगा। तो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज वांट टू यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट इंपोर्ट्स। अब जितने भी मशीन प्लांट मशीनरी जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो भी मतलब जो भी सेव होता था वो उसको कैसे यूटिलाइज करते थे, हम कुछ मशीनरी प्लांट्स लगाने में यूज़ करते थे, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट की बात करें, गवर्नमेंट्स प्रिफर्ड द इकोनोमाइज द यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रदर देन मैक्सिमाइज द जनरेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। मतलब फॉरेन एक्सचेंज को क्या कर रही थी, वो हमारा इकोनोमाइज़ कर रही थी। जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज था, जो यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज था, वो मैक्सिमाइज़ करने की जगह पे इकोनोमाइज़ कर रही थी, कम कर रही थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, गवर्नमेंट टू वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन। अब यहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड से क्या था कि भाई उसने क्या कर रखा था कि ड्यूटीज़ वगैरह लगा रखी थी कंट्री गवर्नमेंट ने हमारी, जिसके थ्रू क्या होता था कि वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सेव करना चाहती थी इंटरनेशनल मार्केट में, कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर दिए थे, जिससे कि हमारे डोमेस्टिक मतलब कि जो यूटिलाइजेशन हो, तो हम अपने डोमेस्टिक जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं हम उसका यूटिलाइज़ कर पाएँ और उसको कंपटीशन से सेव कर पाए दूसरी कंट्रीज से। तो ये तो हमारा हो गया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजीज़, जिसमें हमने देखा कि हमारे जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन का या फिर जो भी हम इनवर्ड इंपोर्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजीज़ की, हम उन्हीं चीज़ों का इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन गुड्स बनाएंगे जिनको हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो सारी चीज़ें आती हैं। अब इसके हम देखते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या पड़े थे हमारे पास। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजीज़ थी, उसके जो हमारे इम्पैक्ट क्या थे, गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गुड इम्पैक्ट की, तो इसमें हमारा जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म था वो बहुत ही ज़्यादा चेंजमेंट हुआ था, हाई रेट में चेंज हुआ था। तो जीडीपी जो हमारी इंक्रीज हुई थी वो 12% से, और 1991 के टाइम तक हमारी 25% हो गई थी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ मीन्स हम और भी दूसरी चीज़ों का इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लगे थे, या और भी दूसरी गुड्स बनाने लगे थे, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स हो गई, कंज्यूमर गुड्स, सनराइज इंडस्ट्रीज़ जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हो गई, और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ हो गई। तो इनमें भी ग्रोथ हुई। अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ कि इनवर्ड लुकिंग से हमारा क्या हुआ, जब हम सब्स्टिट्यूट बनाने की बात आई तो फिर हमारा जो भाई एम्प्लॉयमेंट है, भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का इंक्रीजमेंट हुआ। तो जो जो स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उनको बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिला यहाँ पे। तो ये तो आपका हो गया एक गुड इफेक्ट हो गया कि भाई सीधी सी बात है कि हाई ग्रोथ रेट जो जीडीपी है उसमें भी इंक्रीजमेंट हुआ। डाइवर्सिफिकेशन में मतलब हम बहुत सारी चीज़ों का करने लगे थे। पहले कन्वेंशनल गुड्स का करते थे, फिर हम बहुत सारी और भी इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, सनराइज इंडस्ट्रीज़ जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हो गई, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ हो गई, इनका ग्रो होना। और अपॉर्चुनिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट मींस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से फिर धीमे धीमे छोटी इंडस्ट्रीज़ खुलने लगी, जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हुआ। और इन्वेस्टमेंट जो छोटे लोग थे, छोटे व्यापारी थे, वो इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस ओपन कर सकते थे, ये इंडस्ट्रीज़ लगा सकते थे, हम ये कह सकते हैं। तो ये इसके गुड इम्पैक्ट थे। अब बैड इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपलीज मींस यहाँ पे क्या था कि जो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था, पूरी तरीके से सारे सेक्टर्स को अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा था, सबसे बड़ी चीज़ थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे। अब बात करेंगे दूसरे
पॉइंट की, लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लीड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मीन्स हमारी जो कंपटीशन कमी की वजह से, क्योंकि हमने जो फॉरेन ट्रेड था उसको हमने अपने जो इंटरनेशनल हमारा जो कंपटीशन था उसको हमने कम करने के लिए क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगा रखे थे, तो जिससे हमारा इम्पोर्ट, फॉरेन गुड्स का इम्पोर्ट हमारा कम होने लगा था। तो जो भी जो भी हमारी क्वालिटी थी प्रोडक्ट की, वो बहुत ही ज़्यादा कैसी थी, कम थी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी। अब बात करेंगे इनडिस्क्रिमिनेशन स्प्लिट द पब्लिक सेक्टर ऑफ इंटरप्राइजेस। मीन्स यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट था वो एक सा नहीं था। मतलब कि जैसे कि हम बोले कि जितना हम इन्वेस्ट कर रहे थे उतना हम ग्रो गेट नहीं कर पा रहे थे, मतलब उतना हम सरप्लस नहीं मिल पा रहा था, हमें रेवेन्यू नहीं मिल रहा था। ज़रूरी नहीं था कि मतलब हमें उसका प्रॉफिट ही मिले, तो इनडिस्क्रिमिनेशन हो गया था ऐसे में। और पॉलिटिकल इंटरफेयर की बात करें तो पॉलिटिकल इंटरफेयर में मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट की बात आ जाती है कि भाई जो जैसे गवर्नमेंट कोई है फिर चेंज हो जाती है, तो स्ट्रेटजीज़ वो अपनी चेंज कर देती थी, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया था। कोई भी इंडस्ट्री जैसे आ रही है, कोई दूसरी गवर्नमेंट आई है, दूसरी इंडस्ट्रीज लगवानी चाहिए उसने, फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो उसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता था। तो ये सारे आपके ये क्या होगा, गुड इम्पैक्ट एंड बैड इम्पैक्ट हो गए। तो ऑल ओवर आपका ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।